एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप थे? दो टाइप थे। दो टाइप में पहला टाइप कौन सा था? पहला टाइप था डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, और एल्कोहलों के इंटरमीडिएट के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्कोहल इज जस्ट लाइक अ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल एल्कोहल। इसके बाद अपन ने बेटा दूसरे टाइप की रिएक्शंस देखनी है अपन को। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो दूसरा टाइप है वो है बेटा आपका डिहाइड्रो हेलोजनेशन। देखो एक बार हेडिंग लिख लो, डिहाइड्रो डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो बेटा क्या रिएक्शन है, CH3 CH2 Cl। ठीक है बेटा, डी वर्ड क्या है, रिएक्शन का नाम क्या है? डी हाइड्रो हेलोजनेशन। डिहाइड्रो हेलोजनेशन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ओहो बोर्ड पर नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन। डी वर्ड का मतलब है रिमूव होना, डी वर्ड का मतलब है रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का और हेलोजनेशन मतलब हेलोजनेशन हेलोजन का। तो इन रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, देखो बोर्ड पर से, ये हो गई आपका एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड में मैंने ले लिया है बेटा आपका एथिल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं एल्कोहलिक KOH। कल मैंने आपको बताया था एक्वस KOH, तो एक्वस KOH तो कौन सी रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अगर एरो के साइन पे आपको एक्वस KOH लिखा हुआ दिख जाए तो आपको कौन सी रिएक्शन करनी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। और अगर एल्कोहलिक KOH दिख जाए तो इसका मतलब आपको कौन सी रिएक्शन करनी है? एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, वर्ड क्लियर करो, डी, डी का मतलब रिमूव, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन। तो इसमें एक मॉलिक्यूल से तो हाइड्रोजन निकलता है और एक से क्या निकलता है? हेलोजन निकलता है। और इसको निकलने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या था? एडिशन रिएक्शन की अपोजिट थी। एडिशन में तो क्या कैसे बनते थे? सैचुरेटेड कंपाउंड, और एलिमिनेशन में कैसे बनेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अब रिएक्शन पढ़ ली, तो रिएक्शन पढ़ने के बाद इसकी क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। ये रिएक्शन है वो दो टाइप के मैकेनिज्म से होती है, E1 और E2। जैसे अपन ने पढ़ी थी SN1 और SN2, वैसे ही अपन पढ़ेंगे E1 और E2। SN1 में इंटरमीडिएट के रूप में किसका फॉर्मेशन हो रहा था? कार्बोकेटाइन का। और SN2 में क्या बन रही थी? ट्रांजिशन स्टेट। वैसे ही बेटा E1 और E2 है। E1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और E2 का मतलब है बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे? एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। देखो E1 में क्या होता है? CH3 CH2 Cl। क्लियर है यहां तक की बात? पहला स्टेप स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप कैसा होता है? RDS होता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, यहाँ पर आएगा, या नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इट मींस इन दीज रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, कल अपन पढ़ रहे थे SN1 रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने। SN1 में भी इंटरमीडिएट के रूप में कौन बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। अब देखो आगे कैसे होती है रिएक्शन। CH3 को कैसे लिख लेते हैं? CH2H CH2 पॉजिटिव। अगला स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप। यहां से साथ में कौन बाहर निकला है? प्लस Cl नेगेटिव। अब क्या होता है? इस पर पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, यहाँ नेगेटिव, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे?
डबल बॉन्ड बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या निकला Cl नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकला H पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में स्लो स्टेप में RDS स्टेप में केवल कौन पार्टिसिपेट करता है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको E1 रिएक्शन कहते हैं। इन दीज रिएक्शन कार्बोकैटायन शुड बी फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, सो द रिएक्टिविटी और ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड will be depend upon the stability order of carbocation 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3X। ये तो आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई E1 रिएक्शन हो गई, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिएक्शन E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन किसे कहेंगे, जैसे SN2 थी वैसे ही सेम क्या है E2 है। E1 में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे स्लो स्टेप में, केवल और केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। इन E1 रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल शुड बी पार्टिसिपेट इन E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। और जब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो देखो रिएक्शन कैसे होगी। देखो ये क्या है आपका CH3 CH2 Cl, एक इसके साथ कौन सा मॉलिक्यूल होता है बेटा OH नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो OH नेगेटिव क्या करता है बेटा, देखो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख रहा हूँ। OH नेगेटिव जो KOH में से आया है प्लस इस CH3 को क्या लिख रहा हूँ H CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। कार्बन और हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन की। जैसे इस पर नेगेटिव आएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर नेगेटिव आना चाहिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, और जब ये यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर कौन अटैक कर देगा OH नेगेटिव। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे। यहाँ पर बेटा क्या आया है नेगेटिव और यहाँ आया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और एल्कीन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, और एक स्टेप में जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है स्लो स्टेप या RDS। और स्लो स्टेप या RDS स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी के साथ बेटा आपकी थर्ड टाइप की रिएक्शन कौन सी है जो एलिमिनेशन रिएक्शन में वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन कौन सी है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ टाइप की है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है रीअरेंजमेंट वर्ड का मतलब क्या है, सुनो बेटा रीअरेंजमेंट वर्ड का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट ये क्लास ऑनलाइन है, लेकिन अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो इस ऑफलाइन क्लास में क्या होता कि आप आते क्लास में और क्लास में आके आप अपने हिसाब से अरेंज हो जाते, आप आते क्लास में आके आप अपने हिसाब से अरेंज हो जाते। लेकिन फिर मैं क्या करता आपको खड़ा करता और आपको एक सिस्टम से बिठाता। तो मैंने आपको क्या किया रीअरेंज किया, और जब रीअरेंज किया तब उतने ही स्टूडेंट थे, ना क्लास में कोई नया स्टूडेंट बाहर से अंदर आया ना कोई अंदर से बाहर गया। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, देखो बोर्ड में सपोज दैट ये है CH3 CH2 CH2 और CH3, और ये क्या है AlCl3। मैंने ले लिया नॉर्मल ब्यूटेन। जब नॉर्मल ब्यूटेन को AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसको हीट करने से बेटा CH3 CH CH3 और CH3 ये बनता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में टोटल कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा 3 3 6 8 10। यहाँ कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 3 6 9 और एक 10। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, जितने कार्बन पहले थे उतने कार्बन बाद में है, जितने हाइड्रोजन पहले थे उतने हाइड्रोजन बाद में है, लेकिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चेंज हो गई। नॉर्मल ब्यूटेन से क्या बन गया बेटा आइसो ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन से क्या बन गया आपका आइसो ब्यूटेन।
इसका मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच number of atom does not change but the position of atom become change will be known as rearrangement reaction. तो अपनी टोटल कितने टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा? 4 टाइप की रिएक्शन हो गई. ये कंप्लीट है, इसका कोई टाइप नहीं है, इसको इंडिविजुअली स्टडी किया जाता है इनकी. तो सबसे पहली मैंने आपको जो स्टार्ट करी थी टाइप ऑफ रिएक्शन में, वो कौन सी थी? एडिशन रिएक्शन. रिवाइज कराता हूँ, फटाफट सुनते चलो बेटा. पहले तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है चारों रिएक्शन? और अगर किसी में प्रॉब्लम है तो मैं उसको रिवाइज करूँ, दोबारा बताओ. रिप्लाई मी यस या नो. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो करो. कोई प्रॉब्लम कहाँ पे? जो रीअरेंजमेंट वाला दिया था. अच्छा ठीक है, ठीक है. देखो वो थोड़ा सा अप लेवल था, है ना. जो ये वाला है ना, इसका आंसर मैं अपने आप दे दूंगा यूनिट 3 में. ठीक है, मुझे याद रहेगा, मुझे पता है बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है हर साल यूनिट 3 में. हाँ, देवयानी, राजेश, विनायक, विशाल, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करता हूँ आपको. नेक्स्ट टाइप जो है वो आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन. यहाँ पर क्या हो गई आपकी? कंप्लीट हो गई. तो टोटल देयर आर 4 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच फर्स्ट रिएक्शन इज, थैंक यू राजेश, इन विच फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन हो गई थी अपनी. एडिशन में क्या था? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बन रहे थे? सैचुरेटेड कंपाउंड बन रहे थे एडिशन रिएक्शन में. वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है. एडिशन रिएक्शन के बाद अपनी दूसरी रिएक्शन कौन सी थी बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अपन ने एडिशन रिएक्शन कितने टाइप देखे? 3 टाइप. सबसे पहले पढ़ाया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें अपन ने मार्कोनिकॉफ का रूल पढ़ाया, और मार्कोनिकॉफ में अपन ने मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को बनवाया. दूसरी रिएक्शन कौन सी थी अपनी? दूसरी थी अपनी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खराश इफेक्ट. क्लियर है यहाँ तक? और तीसरी कौन सी थी आपकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है? कार्बोनाइल कंपाउंड. उसके बाद अपन ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की थी? 3 टाइप की थी. कौन कौन सी? वही बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल. वो कर ली थी. उसके बाद अपन ने पढ़ी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की थी? 2 टाइप की थी. कौन कौन सी? dehydration of alcohol and dehydrohalogenation of alkyl halide. dehydrohalogenation of alkyl halide कितने टाइप की थी? 2 टाइप की, E1 और E2. उसके बाद अपन ने पढ़ी रीअरेंजमेंट रिएक्शन कंप्लीट. उसके बाद अपन पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, एनर्जी कंसिडरेशन. एनर्जी कंसिडरेशन. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, एनर्जी कंसिडरेशन. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एनर्जी कंसिडरेशन. तो बेटा सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिएक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. एनर्जी कंसिडरेशन बताता हूं. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिएक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन. कौन कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक को कहते हैं एक्सर्गोनिक और एक को कहते हैं एंडरगोनिक. क्लियर है यहाँ तक? 2 टाइप की रिएक्शन है, अपन इनको पढ़ेंगे. एक तो एक्सोथर्मिक और दूसरी कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर है यहाँ तक? तो देखो बेटा बोर्ड पे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. किस टाइप से होती हैं दोनों? देखो देखो, ग्राफ बना रहा हूँ. सबसे पहले 2 ग्राफ पैरेलली बनाऊंगा. एक ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे आप सभी को? वेरी गुड. और एक पैरेलली इसी टाइप से. ठीक है, यहां पर लेते हैं सेट एनर्जी और इस साइड लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? देखो, जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगी. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से ही कुछ अमाउंट में क्या होती है? एवरेज कुछ अमाउंट में क्या होती है? एनर्जी होती है. ठीक है बेटा, दैट एनर्जी विल बी नोन एज एवरेज एनर्जी एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय EAV. बेटा जब भी रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाओ तो कभी भी उसे 0 से स्टार्ट मत करना, उसे थोड़ा सा ऊपर से रखना. ठीक है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी हैव ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
which will be known as average energy. एवरेज एनर्जी में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, कोलिजन की वजह से इनकी एनर्जी ज्यादा होती जाती है और एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ये किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो जिस एनर्जी बैरियर को इन्होंने क्रॉस किया है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, दैट एनर्जी विल बी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेंगे, देन दे शुड बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट। विदाउट ड्यूरिंग इट डज नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट। दैट एनर्जी विल बी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बात सुनो बेटा, देखो ये एनर्जी आ रही है यहाँ तक और ये एनर्जी यहाँ तक, द सम ऑफ एवरेज एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी में ऊपर से लेके नीचे तक कौन सी आ रही है, एनर्जी आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी। द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी विल बी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, will be known as threshold energy, which will be represented by E nu। मैं क्या कह रहा हूँ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन करने से पहले they should be possesses is some amount of energy which will be known as average energy। average energy will be represented by EAV। ठीक है, एवरेज एनर्जी के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। दैट एनर्जी विल बी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। and the sum of average energy and activation energy will be known as threshold energy, which will be represented by E nu। E nu, E nu, it's not ER, it's E nu। since in this reaction since in this reaction the energy of reactant, इस जगह तो कौन प्रेजेंट है आपके, रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है कन्हैया, और इस जगह आपके कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट। वेरी गुड। अच्छा, इस रिएक्शन को देख के मुझे बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? वेरी गुड, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ज्यादा किसकी, रिएक्टेंट की। भाई जो ऊपर होगा, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जो ऊपर की तरफ है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी जो नीचे की तरफ है उसकी एनर्जी कम है। तो इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट शुड बी हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो क्या है, प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो कन्हैया इस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी कम करके कहां पर आना है, प्रोडक्ट में आना है। तो इसका मतलब वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और एनर्जी निकलेगी तो माइनस डेल्टा एच। ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो मुझे पता चल रहा है कि एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बार स्टार्ट करते हैं अपन, फिर से स्टार्ट करते हैं। अपन ने एनर्जी कंसीडरेशन पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिएक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वेरी गुड, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द प्रोडक्ट, so some amount of energy should be released, so these reactions are known as exergonic reaction। ठीक है, reactant molecule should be possesses some amount of energy, that will be known as average energy, and the energy barrier which is crossed by reactant molecule to form product, that energy barrier will be known as activation energy। the sum of activation energy and average energy will be known as threshold energy। ठीक है बेटा, मुझे रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं आज प्रॉपरली बेटा। ठीक है, मुझे रिप्लाई करके बताओ इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देवयानी, धर्मेश, राजेश, विनायक, विशाल, राजेश, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए बेटा, बताओ जल्दी। नो सर, विनायक वेरी गुड, थैंक यू। और सब कहाँ है बेटा, या फिर ऑनलाइन क्लास करके चले गए हैं छोड़ के? राजेश नो, वेरी गुड। विनायक और राजेश दो ही एक्टिव हैं। बेटा ये क्या है, डीएफ ऑफ एवरेज एनर्जी बता दीजिए। डीएफ मतलब डेफिनेशन ऑफ एवरेज एनर्जी कह रहे हो क्या? अच्छा बेटा ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एवरेज एनर्जी है बेटा, लिखो इसमें, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो बेटा एवरेज एनर्जी में लिखो, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज possessed by reactant molecule, which is possessed by reactant molecule when reaction does not be start, when reaction does not be start। ठीक है बेटा, रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी नोन एज एवरेज एनर्जी।
ठीक है। रिएक्शन करने के बाद उन्हें कौन सी एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को, और एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी के सम को क्या कहेंगे अपन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब रिप्लाई करो बेटा, विशाल रिप्लाई मी। ओके सर, ठीक है बेटा। देवयानी, विनायक, कोई रेस्पॉन्स, विनायक नो सर, ओके। देवयानी नो रेस्पॉन्स। चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है अपन की, ये तो अपना ग्राफ हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अगेन द रिएक्शन टाइप एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा बेटा, देखो सुनो, फिर से वही सेम ग्राफ बनाना है। इस एक्सिस पे मैंने क्या ले ली, एनर्जी ले ली, और इस एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले लिए। यहां से यहां तक की एनर्जी क्या कहलाती है, एवरेज एनर्जी कहलाती है। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। इस बार क्या है बेटा, ग्राफ को थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है बेटा। यहाँ पर तो कौन प्रेजेंट है, रिएक्टेंट, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, प्रोडक्ट प्रेजेंट है। ये क्या है, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, डेल्टा एच क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी वही कहलाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी विल बी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब मैंने इस ग्राफ को नोटिस किया, मैंने जब इस ग्राफ को देखा, तो ग्राफ को देखने के बाद मुझे बेटा पता चला, देखो आप बोर्ड पे, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब देखो, सेकंड वाले ग्राफ में जो मैंने अभी बनाया है, उस ग्राफ में मैंने क्या देखा, कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हुई रिएक्टेंट से, इसका मतलब उसने सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो इस रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले ग्राफ और दूसरे ग्राफ में क्या डिफरेंस है, पहले ग्राफ में एनर्जी निकल रही है, और दूसरे में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। जब एनर्जी निकल रही है, एलिमिनेट हो रही है, इमिट हो रही है, तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, देन दैट विल बी नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब रिप्लाई करो बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है तो यस करो और बताओ क्या है, वरना नो करो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। नो प्रॉब्लम राजेश, थैंक यू विशाल, नो प्रॉब्लम। राजेश और विशाल। विनायक, देवयानी ऑन करके चली गई है बेटा, आज कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ग्राफ बना लो बेटा एक बार दोनों। विशाल बंसल, बैरियर एनर्जी, बैरियर का मतलब क्या है, देखो बेटा, रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में चेंज होना है ना, विशाल, रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो एक बैरियर क्रॉस करना है उसे। ये जो बैरियर है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। अगर उस बैरियर को वो क्रॉस नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो हमें कोई पेपर क्लियर करना पड़ता है, तो वो जो पेपर है वो बैरियर है हमारे और जॉब के बीच में। वैसे यहाँ पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो किसको क्रॉस करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को। ओके सर, डन, थैंक यू विशाल। चलो, बना लिया, बना लिया ग्राफ बेटा, आगे स्टार्ट करूं। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। नाम लिखना शुरू करो बेटा, हेडिंग लिखो सभी, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, बोलूं मैं? चलो ठीक है, लिखो बेटा इसमें से 6। क्या आपके सिलेबस में तो 6 टाइप के हैं बेटा, एग्जैक्टली देखा जाए तो आपके सिलेबस में 6 टाइप के, लेकिन रियलिटी में 7 टाइप के होते हैं। तो आप 7 टाइप कर लो, मैं आपको जो एक है वो लास्ट वाला छुड़वा दूंगा और उसको बता दूंगा कि उसका यूज कहाँ पर, सेकंड ईयर में एक जगह यूज आएगा बस। ठीक है ना? लिखो, पहला हेडिंग मत लिखना, नाम लिखना शुरू करो। सबसे पहले लिखो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। दूसरा है आपका कार्बोकैटायन। दूसरा है आपका कार्बोकैटायन। तीसरा है आपका बेटा कार्ब एनायन। तीनों अपन ने स्टडी कर लिए हैं, पहले ही सब कुछ कर लिया इनका। चौथा है अपना कार्बीन। चौथा है अपना कार्बीन। पांचवा है अपना नाइट्रीन। कार्बीन, कार्बीन के बाद नाइट्रीन, नाइट्रीन के बाद बेंजाइन, नाइट्रीन के बाद बेंजाइन, और बेंजाइन के बाद सबसे लास्ट है जो बोर्ड पर लिख रहा हूं, देख के लिख लेना, येलाइट। YLITE, येलाइट। हाँ, बस ये हमेशा इंटरमीडिएट ही बनेंगे, मतलब रिएक्टेंट नहीं है, और प्रोडक्ट के बिल्कुल कहां पर बनेंगे, मिडिल बनेंगे। लास्ट वाला क्या है? येलाइट, YLITE। और येलाइट के आगे लिख लेना, ये लाइट के आगे लिख लेना, ये आपका एक तो सेकंड ईयर में है, पहली बात तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। और इसके आगे लिख लेना यूज्ड इन वेटिंग रिएक्शन। और वेटिंग रिएक्शन कहाँ है आपकी? सेकंड ईयर में। तो ये लाइट आपको एक ही जगह पढ़ने हैं, सेकंड ईयर में। और सेकंड ईयर में भी कौन सी रिएक्शन में? वेटिंग रिएक्शन में इनको स्टडी करना है अपन को, तो वहां कर लेंगे। अब अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। रिजॉइन, रिजॉइन कर लो बेटा।